तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नजर थी राजस्थान के चुनावों की 23 नवंबर। 3 दिसंबर को नतीजे, सिंहासन तैयार है, रणभूमि तैयार है, बस रन पर निकलने की तैयारी है और देखना होगा कि फ्रंट फुट पर कौन कौन खेलता नजर आएगा। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र गुर्जर जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, आरसी चौधरी जी है, महासचिव है पीसीसी के, और योगेश शर्मा जी है, पॉलिटिकल एडिटर, नरेश शर्मा जी है, ब्यूरो चीफ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरसी चौधरी जी, ब्रेक से पहले मैं आपसे चर्चा कर रही थी, आपसे सबसे पहले रिएक्शन लेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है तैयार अब, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा भी आपने की, योजना धरातल पर भी लेके आए, लेकिन अब सीधी जो टक्कर है वो जनता से ही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता खुश है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता सदैव इस बात को कहते आए हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, खलक की आवाज, खुदा की आवाज। जिन लोगों के सर चढ़ के अहंकार बोलता था, जो कहते थे कि यह अंगद का पांव है, इसे कोई हटा नहीं सकता, मेरे साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 0.5% और लगभग 2 लाख मतों से पीछे रह गई थी। 163 भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी, 73 सीटों पे आगे। अमित शाह जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कहते थे ये अंगद का पांव है। इसलिए मैं राजस्थान की उन जनता को, लोकतंत्र के उन तमाम पहरेदारों को और अपने मत से राजा पैदा करने वाले उन राजस्थान के असंख्य मतदाताओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो 23 नवंबर का जो दिन है जी। वो राजस्थान के अंदर रिवाज बदलने वाला दिन है। राजस्थान पूरे देश में एक नजीर पेश करेगा। विभाजन, नफरत और उन्मादी राजनीति को हटा के और काम के मुद्दों पे राजनीति को लेके आएगा, क्योंकि पूरा देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनके जिस प्रकार से राज्य और सूबे के अंदर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता 4.5 साल तक जनता की अदालत से जो नदारद रहे थे, आज 12 लोग मुख्यमंत्री का दिव्य स्वप्न देखते हैं और एक व्यक्ति को राम का अवतार बना के जिसका महिमा मंडन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने देश की संसद के अंदर मोदी जी की जो महिमा की थी और उसके बाद में उन्होंने पद तो प्राप्त कर लिया। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। चलिए एक बार फिर से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, क्या कुछ उनका रिएक्शन था। अपने पैनल के रुख करेंगे। शैलेंद्र गुर्जर जी भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी, आपने सुना आरसी चौधरी को भी, और अब तो वक्त आ गया है कि जब आप भी मैदान पर उतर जाएंगे, और लेकिन हम देखेंगे कि कितनी तैयारी है आपकी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतिहास एक बार फिर से बदलेंगे, लेकिन चुनौती तो है इस बार। क्या रणनीति रहेगी आपके? देखिए, राजस्थान में कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार देने के लिए जनमानस तैयार है। आप देखिए किस तरह से 4.25 साल आज बीत चुके हैं। राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि हमने आपको मैंडेट दिया था, 4.5 साल का दिया था या 6 महीने का दिया था या 5 साल का दिया था, बताइए। ये आज तक नहीं बता पाए। 4.5 साल तक तो राजस्थान की जनता की इन्होंने खबर नहीं ली, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे और किस तरह से ओछी भाषा का प्रयोग हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचार, जबरदस्त आकंठ भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार डूब गई, किस तरह से नारी शक्ति का इन्होंने अपमान किया और किस तरह से यहां दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार हुए, उसकी पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। आप बताइए, ये बात करेंगे, ये शासन देने की बात करेंगे, ये कह रहे हैं बताइए हमने महंगाई राहत कैंप दिए। अरे बताइए, अगर आपको महंगाई देनी थी तो 5 साल पहले देते ना, जब आपको चुना गया था राजस्थान की सरकार ने। और माफ कीजिए, राजस्थान की सरकार ने कभी कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना, क्योंकि इनको कभी बहुमत नहीं मिला था। आपको मालूम है 99 पे आके रुक गई थी। राजस्थान की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र कैसा है। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। ये नारी विरोधी पार्टी है, ये युवाओं, देखिए युवाओं विरोधी पार्टी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना। 4 साल आप कर क्या रहे थे? अभी आखिरी वक्त में आपको ये सारी चीजें याद आ रही है? से नहीं, आप ये सुनिए, ये घोषणा करके आए, ये इनका जन घोषणा पत्र है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर। ये जन घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का। पहला पेज ही पहला बिंदु, 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। कहां है 60 लाख किसान आज भी वाट चुक रहे हैं? कहां है राहुल गांधी जी? ये क्वेश्चन करेगा राजस्थान का किसान जिनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। आप बताइए, एमएसपी
किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा। खैर, शायद बाजरे ये की बिल खरीद तो ऐसे नहीं। भी थे जब जब ये तीन- पहले पेज की ठीक है, पूरी ठीक है। योजनाएं नहीं, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। आपके पास मैं लौटूंगी, शैलेंद्र जी, ठीक है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं दिया, नौकरी इन्होंने दी नहीं। आप बताइए, कहते थे जवाब नहीं। वक्त आ गया है, जनता फैसला तो इसलिए करेगी। जनता तैयार बिल्कुल। बैठी है। मेरा यही निवेदन कर रहा हूं मैं आपको, राजस्थान की जनता 2 साल से तैयार बैठी है कि किस तरह इस भ्रष्टाचारी तुगलकी सरकार को चेंज किया जाए। इन्होंने तुष्टीकरण, आप बताइए, बेइंतहा तुष्टीकरण की। आज हमारी देखिए, बहनों बिल की अगर हम बात करें ना, तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर किसान उतरे थे। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को ही फैसला करने दीजिएगा। नरेश जी, अब चुनाव प्रचार प्रसार का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाएगा, लेकिन देखा जाए जो लेखा जोखा होता है, फंड की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की नजर में आ जाता है। एक लिमिट दायरा होता है, हालांकि उसे बढ़ाया गया है, लेकिन क्या नेताओं पर इसका कोई असर पड़ता है नरेश जी? देखिए, चुनाव आयोग ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बार बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि किस तरह से धन का उपयोग होता है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि प्राइवेट जो प्लान होते हैं उनके माध्यम से भी ये शंका रहती है कि पैसे आ सकते हैं, तो वहाँ भी नज़र रहेगी। तो ये तो देखिए, धन का उपयोग होगा, जितनी लिमिट है उससे कई गुना जो पैसे खर्च किए जाते हैं, होता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है। चुनाव आयोग भी मॉनिटर करेगा, समोसे की रेट भी लगाएगा, चाय की रेट भी लगाएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें छोटी है कि जो खर्चा जिस तरह का होता है, जो मतदान के 2-3 दिन पहले, शायद वहाँ पे किसी की भी नज़रें नहीं जाएगी, या नज़रें जाती भी है तो थोड़ा उसको मूंद लिया जाता। बड़ी चीज़ ये है कि होगा क्या। एक छोटा सा जो है, अभी जब चुनाव की घोषणा हुई है, 3 दिसंबर को नतीजे हैं। कांग्रेस चाहती है सरकार रिपीट हो, और ये नारा है कि अशोक गहलोत चौथी बार बने। तो बात यह है कि क्या 3 का जो आंकड़ा है वो लक्की नंबर साबित होगा अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि 3 मई को उनका जन्मदिन होता है। 3 बार वो सीएम बन चुके हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार पीसीसी चीफ रहे हैं, 3 बार कांग्रेस के महासचिव रहे हैं, और 3 दिसंबर को ही राजस्थान का फैसला आएगा। तो क्या ये लक्की नंबर गहलोत के लिए साबित होंगे, या अशोक गहलोत की सरकार को बदलने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें वो सफल हो पाएगी? तो 3 के आंकड़े पे सबसे ज़्यादा चर्चा है। मुख्यमंत्री भी बार बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं। बड़ी चीज़ ये है कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, CWC की मीटिंग हो रही है, खड़गे ने अपना भाषण दिया है, 5 राज्यों को जीतने की बात कर रहे हैं। जीतेंगे कैसे, उसकी रणनीति कैसे बनेगी? क्या सरकार के सिर्फ कामकाज के आधार पर चुनाव जीता जाना है राजस्थान में, या फिर टिकट का बंटवारा कुछ ऐसा होगा कि हाँ चुनाव जीतना ही है, या फिर वही गलतियां दोहराएगी कांग्रेस के नज़दीक आके? 99 का जो आंकड़ा अभी बताया था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि 99 पे आके टिक गई थी कांग्रेस। बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से फीडबैक है, सर्वे है, तो उन सर्वे के आधार पे क्या कांग्रेस फैसला कर पाएगी, उसके आधार पे उम्मीदवार चयन कर पाएगी, यही सब कुछ तय करेगा कि 3 दिसंबर का परिणाम कैसे आएगा। तो देखना यह है कि जब CWC की मीटिंग में जो मंथन चल रहा है, क्या कोई फॉर्मूला बन पाता है, कुछ निर्णय हो पाते हैं, क्योंकि अगर अच्छे परिणाम लाने होते हैं तो निर्णय कठोर करने पड़ते हैं। आप सिर्फ आम चर्चा या किसी को खुश करने के लिए, या अपना कार्यकर्ता अपना आदमी है चलो इसको टिकट दे दो, इस आधार पर अगर फैसले करते हैं तो चुनाव नहीं जीते जाते। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि जिस तरह से इनकी जो टिकट लीक हुई थी, जब जो कई दावेदार है वो उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था। अभी हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है कि ऐसा कुछ फैसला हुआ ही नहीं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि क्या सर्वे के आधार पे या जो जनता से वास्तव में फीडबैक आ रहा है कि जो नाराज़गी है विधायकों के लिए, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस को, उस नाराज़गी को दूर करते हुए उम्मीदवारों को अगर चयन कर पाते हैं तो मुकाबला अच्छा होगा। और अगर पसंद नापसंद के आधार पर चयन होता है तो फिर क्या परिणाम होता है समझ सकते हैं। बिल्कुल नरेश जी, आपने सही कहा, लेकिन कुछ भी कहो, चाहे पसंद या नापसंद की बात करो, उम्मीदवार तो जिताऊ होना चाहिए, ये तो हर कोई जानता है और इसी पर ही फैसला किया जाता है। योगेश जी, 3 के आंकड़े की इन्होंने बात की है, लकी नंबर की बात की है, क्या आपको भी यही लगता है ये थोड़ा सा लकी साबित हो सकता है? क्योंकि अगर इस बार देखा जाए ये पूरे 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तरीका, बदलाव, बहुत कुछ नया नया था, चाहे सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिवनेस की बात की जाए, या वार पलटवार की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, प्रचार प्रसार की बात की जाए, क्या लगता है आपको? देखिए पूनम, अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन में बहुत बुलंदियां रहीं, बहुत ऊंचे परवान वो पहुंचे, लेकिन जो एक ही कमी रही उनके, पूरे मुख्यमंत्री 3 बार वो रहे, वो अपना कार्यकाल कभी दोबारा नहीं हासिल कर पाए।
पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दूसरी बार उनकी सत्ता चली गई। फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, सत्ता उनकी उस चुनाव के बाद नहीं आई। जी। ये जो चुनाव है, इसमें अशोक गहलोत ने पूरी राजनीतिक जमा पूंजी लगा दी है, पूरा राजनीतिक कौशल दांव पर लगा दिया है कि उस मिथक को तोड़ा जाए जो उनके साथ चिपका हुआ है बरसों से। एक ऐसा 30 सालों के इस पूरे मुख्यमंत्रित्व के सफ़र के अंदर, एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा, फिर एक बार अशोक गहलोत, फिर एक बार वसुंधरा। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ योजनाएं लागू की। 10 गारंटी राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के लोगों को दी। पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान में हमेशा जातीय आधार पर चुनाव खिसक जाता है। या आखिर तक आते आते कास्ट पॉलिटिक्स हमें हर 20 किलोमीटर के अंतर पर देखने को मिलती है। और जो योजनाएं हैं, विकास की बातें हैं, वो तो साइड में हो जाती है और पूरा जातिगत आबो हवा के इर्द गिर्द पूरा चुनाव इसलिए होता बिहार है। की तर्ज पर जातीय जनगणना की तो बात भी यहाँ पर ये जो की जा बात रही है, ये जातीय जनगणना की बात भी है। तो क्या अशोक गहलोत की योजनाएं वोट गेन करने का काम कर पाएंगी? क्या अशोक गहलोत की गारंटी स्कीम्स लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट डलवा पाएंगी? या मतदान का जो रेशो है अब उसको प्रभावित कांग्रेस पार्टी कर पाई? क्योंकि 0.54% मत के अंतर से सरकार बदली थी। तो अब की बार क्या कुछ रहना है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है पूनम की अशोक गहलोत के राजनीतिक कैरियर का ये सबसे बड़ा दाव है। अगर ये सरकार दोबारा रिपीट करते हैं तो वो देश की राजनीति के चमकते सितारे बन जाएंगे। और अगर सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं तो हमें पता ही है कि कांग्रेस का आलाकमान क्या ये किस संभव है? दिशा में अभी आगे बढ़ेगा। CWC की मीटिंग चल रही है और राष्ट्रीय ये जाति जनगणना का भी यहाँ पर उल्लेख हो, ये बात की जा सके और इसकी भी मांग की जा सके। बिल्कुल, CWC के अंदर ये बात होगी। ERCP बहुल 13 जिलों में जो यात्राएं कांग्रेस पार्टी की शुरू हो रही है और जिसका कल ऐलान कर दिया था CM गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने। और 12 जिले हाड़ौती के उस अंचल से यात्रा का आगाज होगा। ये एरिया है जहां से राहुल गांधी भी एंटर हुए थे राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो कहा जा सकता है कि प्रमोद जन बाया जो मंत्री है वहाँ के, दारोमदार उन पर रहेगा कि भीड़ जुटाने का और यात्रा को उस जो सभा होगी उसको सफल बनाने का। जी ठीक है RC चौधरी जी, यानी जाति का फैक्टर तो आप भी मानते हैं हाँ, ये परिपाटी बदल सकता है। पुनः मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को आते ही महंगाई देनी चाहिए थी। ये महंगाई 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्रियां 410 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था, उससे कहते थे ये बहुत महंगा है, डीजल 30 रुपये हो सकता है, तमाम जो दावे करते थे। इस भारतीय जनता पार्टी ने आते ही वो काम शुरू किया देश की जनता को लूटने का। उसके निवाले पे टैक्स लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया GST के माध्यम से। आज 1150 रुपये का देश के अंदर सिलेंडर है। राजस्थान के अंदर उज्ज्वला के अंदर जो सिलेंडर तो इन्होंने दिए, लेकिन उसमें ज्वाला डालने का काम कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी के कहने पे किया। इसके महंगाई और लूट का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बचत और राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दूसरा, जो योगेश जी कह रहे थे, निश्चित रूप से जो जिक्र कर रहे थे, ये तो तथ्य हैं और तथ्य कभी झूठ नहीं हो सकते। ये एक हिस्ट्री है, इतिहास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी और प्रभारी हमारे रंधावा साहब के नेतृत्व के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया है कि हर बूथ के अंदर वो अशोक गहलोत, वो सचिन पायलट, वो गोविंद डोटासरा, वो खड़गे, वो राहुल गांधी बन के कांग्रेस पार्टी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं वो जन जन तक लेके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक जो मंसूबे हैं वो हम जनता को बताएंगे। ये महिलाओं की बहुत बातें करते हैं। 2014 में महिलाओं के आरक्षण का वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने बार बार उन्हें याद दिलाया था। क्या वजह है कि इस चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर क्या 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाएं इस विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती थी? लेकिन आपको मैं रोकना चाहूंगी, गजेंद्र बना हुआ है, उनसे चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज हैं राजधानी जयपुर से, शिव प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। सबसे पहले मैं शैलेंद्र गुर्जर से रिएक्शन लेना चाहूंगी, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास आऊंगी। शैलेंद्र गुर्जर, आपने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी सुना, अन्य नेताओं को भी आपने सुना, कांग्रेस के दिग्गजों की भी मीटिंग चल रही है CWC में। हर कोई यही कहता नजर आ रहा है कि रिवाज इस बार बदलेगा, क्योंकि बीजेपी में तो एक जुड़ता ही नहीं है, फूट नजर आ रही है, एक नाम तक वो नहीं लेके आ रहे हैं CM का। कमल का चिन्ह बता दिया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ रहा है। अब टिकटों पर भी जो मुहर लगेगी उस पर भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई है या फिर वहां पर भी कोई परेशानी आई? पूनम जी, आप बताइए, क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कांग्रेस पार्टी का कौन चेहरा होगा ये घोषणा की?
बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने भी कोई चेहरा नहीं बताया। क्या वो अशोक गहलोत जी होंगे, सचिन पायलट जी होंगे, सीपी जोशी जी होंगे? अरे सुनिए पूनम जी, सुनिए, अब आप तसल्ली से सुन तो लीजिए। क्या सचिन पायलट जी का तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने? आप बताइए ना, तो आप बताइए क्या वो अपने चुनाव चिन्ह पे नहीं जा रहे चुनाव में? तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव, जवाब दीजिए। वही जवाब दे रहा हूं मैं। ये जवाब नहीं है। क्यों? आप बताइए, आपने मेरे से कैसे, आपने कहा गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, आप बताइए ना, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कांग्रेस पार्टी ने कोई चेहरा दिया? आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो एकजुट पार्टी है, हमारा कमल का निशान जो है वही हमारी पहचान शान है, और सबका साथ सबका विकास यही हमारा मोटो है। आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कमल के फूल पे चुनाव लड़ते हैं। ये होना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी लोगों पे चुनाव नहीं लड़ती? क्या राहुल गांधी जी की नहीं आते कि यहाँ पे चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आते हैं? अरे तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी अपने गलीबान में जाके, आप बताइए क्या सचिन पायलट जी का नाम क्यों नहीं लिया? मेरा तो क्वेश्चन करना चाहता हूं। अब योगेश जी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, हालांकि अभी वार पलटवार लगातार जारी रहेंगे और ये इस तरीके की बातें अब चुनाव से पहले होती ही रहेंगी। लेकिन ट्वीट की मैं बात करूंगी, हैशटैग कांग्रेस फिर से काम किया दिल से, लेकिन ये एक लाइन लिखी है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है। देखिए पूनम, पूरा इस बार प्रचार का तंत्र राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल डिफरेंट है। हमने देखा कि हमेशा पहले भी राज रहे अशोक गहलोत की, और आपको ध्यान होगा कि पहली सरकार मुफ्त दवा और कई सारे फैसले उस वक्त भी सामाजिक सरोकार के हुए, लेकिन प्रचार में कांग्रेस पार्टी हमेशा पीछे रह जाती है या फिसड्डी रह जाती है, और यही कारण रहता है कि वो चुनाव के वक्त अपनी सरकार की बातों को जनता के बीच में साबित नहीं कर पाती, या जनता उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाती और सरकार चली जाती है। इस बार प्रचार तंत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और प्रचार तंत्र का पूरा चेहरा अशोक गहलोत रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि चुनाव अशोक गहलोत वर्सेज भारतीय जनता पार्टी, या राजस्थान में चुनाव अशोक गहलोत वर्सेज नरेंद्र मोदी, इस तरह का एक शेप बना दी गई। यहाँ पर राहुल गांधी प्रचार को आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही है, खड़गे साहब भी आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर सिरमौर है। उससे पहले तक जब डिप्टी सीएम थे सचिन पायलट, तब तक सचिन पायलट भी एक चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी तरह अशोक गहलोत के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 2 सालों से कि अशोक गहलोत के इर्द गिर्द पूरी तमाम जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है वो दिख रही। अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, डोटासरा की सबसे अच्छी बात ये रही कि इन्होंने चुनाव से पहले अपने संगठन को नीचे तक खड़ा कर दिया। पहले कांग्रेस में कभी मंडल अध्यक्ष नहीं बनते थे, ब्लॉक कार्यकारिणियाँ समय पर नहीं आती थी, बूथ की टीम नहीं बनती थी। अभी इस वक्त तकरीबन 52,000 जो बूथ कहे जाते हैं, उन सभी पर कांग्रेस की कार्यकारिणी, कांग्रेस की वर्कर जो है वो तैनात हो गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन पे कांग्रेस की टेबल्स लगी हुई मिलेंगी, टाइम से लगी हुई मिलेंगी। हमेशा बीजेपी का काडर इस मामले में बहुत आगे रहता है। बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, संगठन का जो बीजेपी के अंदर जो नेटवर्क है वो कांग्रेस से कहीं आगे रहता है। तो ये बीजेपी आगे रहती है, क्योंकि मतदान का दिन होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे ध्यान है पूनम की जब ये गुजरात का चुनाव, इससे पिछला जब गुजरात का चुनाव था जी, जब अशोक गहलोत वहाँ के इंचार्ज हुआ करते थे पूरे चुनाव के, गांधीनगर में एक बूथ था, तकरीबन 10 बज चुके थे, लेकिन कांग्रेस की टेबल नहीं लगी थी उस बूथ के ऊपर। कांग्रेस के जो वर्कर वहाँ पहुँचे ही नहीं थे, और देखने को मिला बाद में थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर कांग्रेस के लोग आए, तो ये कहा जा सकता है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता योगेश जी कि उन्होंने बीजेपी से इससे लेकर सीखा भी है। इस पर आरसी चौधरी से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, श्री प्रकाश है, डॉक्टर ऋतुराज है। ऋतुराज के पास मैं पहले जाना चाहूंगी। ऋतुराज जी, आपसे अभी मैं अपडेट लूंगी, क्या रिएक्शंस आपको मिले हैं? इंतजार खत्म हो गए, सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पास अपडेट क्या है वो जरा बताइएगा। देखिए, अगर निर्वाचन विभाग से अपडेट की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं प्रवीण गुप्ता, वो दोपहर 2 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेंगे। उनको पूरी आचार संहिता के बारे में बताया जाएगा, पूरी आचार संहिता दी जाएगी कि किस तरह से इसका पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं प्रवीण गुप्ता की अभी जो सीएस हैं उषा शर्मा, उनसे बैठक जारी है, और उन बैठक में कानून व्यवस्था, आचार संहिता, जो एमसीएमसी का गठन
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से वॉच किया जा रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, किस तरह से नियंत्रण कक्ष स्थापित हो रहा है, और नियंत्रण कक्ष स्थापित होने के जरिए जो शिकायतें हैं निर्वाचन से जुड़ी, प्रचार से जुड़ी, अन्य बातों को लेकर तमाम तरह की जुड़ी वो किस तरह से मॉनिटरिंग होकर के निवारण हो रही है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही जो मतदान केंद्रों को लेकर विचार हो रहा है कि वहाँ पर जो AMF है, जो न्यूनतम जो फैसिलिटी है वो किस तरह से वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, इन तमाम बातों को लेकर हो रहा है। और सरकार की ओर से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या क्या काम किए जाने चाहिए, जो तुरंत ही जैसे पोस्टर बैनर हटाने के हमने देखा कि निगम की ओर से भी कहा गया है 24 घंटे के अंदर पोस्टर बैनर हट रहे हैं, तो वो काम किस तरह से किया जाए, और वेबसाइटों से किस तरह से नेताओं के फोटो हटाए जाए, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ विचार हो रहा है। आदर्श आचार संहिता के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक है। इसके बाद ठीक बात दोपहर 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा कि किस तरह से चुनाव तैयारियां हुई हैं अब तक, और हालांकि काफ़ी कुछ पहले भी बताया जा चुका है। और उन तैयारियों के बारे में अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो 5 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय समय पर जो क्लस्टर कैंप लगाए गए हैं या जो अभियान छेड़ा गया है उस पर, और जो महिला लिंगानुपात जो बढ़ा है मतदाताओं का, महिला मतदाताओं का, उसमें भी एक बड़ी भागीदारी यहाँ पर देखी गई है कि किस तरह से बार बार जो क्लस्टर कैंप लगाए गए, जो नवविवाहित महिला मतदाताओं को जोड़ा गया, तो सीधे जब नवविवाहित होती हैं उसके साथ ही जो क्लस्टर कैंप लगा कर उनको मतदान के लिए, मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया। 18 से 19 आयु वर्ग को प्रेरित किया गया। इसके पहले 17 प्लस के भी आयु वर्ग मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। तो जब अक्टूबर में वो हो चुके हैं अगर 18 साल के, तो तुरंत मतदाता सूची में नाम जुड़ जाएगा। आपसे मैं डिटेल में और भी जानकारी लूंगी आगे। शिव प्रकाश से भी अपडेट लेते हैं। शिव प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा की, उसके बाद यहाँ कई जगह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो भी शहर में पोस्टर होर्डिंग लगाए गए थे उन सभी को हटाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का जो मजिस्ट्रेट का जो फेसबुक पेज है वहाँ से जो सरकार के जो बैनर है वो हटाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर भी अलग अलग संदेश वायरल हो रहे हैं। एक संदेश जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से 3 दिसंबर को मतगणना का संदेश आया था, ऐसा लिखा जा रहा है कि 3 तारीख जो 3 का अंक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए काफी लकी अंक है। उनका जन्मदिन 3 मई को आता है। 3 बार वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 3 बार पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं, 3 बार पीसीसी महासचिव रहे और 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला है। तो उस सोशल मीडिया पर यह संदेश कहा जा रहा है कि 3 का अंक लकी है और इस बार वापस कांग्रेस सरकार आई। हालांकि यह अभी कहना काफी जल्द हो जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रचार का प्रसार है वो काफी तेज अब नजर आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर होर्डिंग्स बैनर लगाने पर कहीं न कहीं रोक होगी। तो अब सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। तो वहाँ अब कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियां अपना चुनाव प्रचार कर रही है और वहीं प्रशासन की ओर से मतदान अधिक से अधिक हो इसको लेकर भी नजर आ रही है कांग्रेस, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं और ट्विटर पर तो उनकी भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हर कोई टकटकी लगाकर बैठता है जब भी कोई बड़ी खबर आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या ट्वीट आने वाला है, आपका मैं रुख करूंगी। आरसी चौधरी जी, मैं आपसे बातचीत कर रही थी कि रिएक्शन मैं आपसे लूंगी। भारतीय जनता पार्टी से बहुत कुछ सीखे, इस बात से इनकार मत कीजिएगा, चाहे हम प्रचार प्रसार की रीति अपना रहे हैं वो भी सोशल मीडिया पर, लेकिन जो मेजोरिटी है वो उसमें सबसे नंबर 1 रहती है। क्या इस पे से हमारी हो पाएगी? देखिए पूनम जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो दूसरे जो टूल्स हैं, वो टूल्स कांग्रेस की लीडरशिप के जो इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने काम में लिया। हमने सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उन लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए इनको टूल को काम में लिया। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आदिवासी और दलितों पर घोर अत्याचार किया और अबलाओं और महिलाओं के ऊपर जो अनाचार हुआ वो दिल दहलाने वाली घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश में टेलीविजन चैनल और अखबार की सुर्खियां बनी हैं। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें यह विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। शैलेंद्र जी, सुन रहे हैं आप, चाहे दिग्गज हो कांग्रेस का, चाहे आरसी चौधरी जी आपके साथ ही खड़े हैं, बड़े जोश के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और चर्चा भी कंटिन्यू इस बात को लेकर कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से काम किया दिल से।
मुझे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की दशा पे थोड़ा सा रंच आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने घोषणाएं 4 महीने से लगातार घोषणाएं कर रहे थे, वो घोषणाएं नहीं कर पाएंगे क्योंकि आचार संहिता लग गई है और उन घोषणाओं का कोई धरातल भी नहीं। आप लेकिन वो ये कह रहे हैं कि फायदा मिल रहा है जनता को। देखिए ना, मैं ये आपसे यही Implement कर निवेदन दिया कर रहा हूँ, गया। आप मुझे पूनम जी या तो बोलने दीजिए, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, फूड पैकेट्स बढ़ गए क्या? उनमें तो धांधली भ्रष्टाचार हो गया। माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए क्या? टीचर्स वहां अपॉइंट हो गए क्या? 52% अंग्रेजी टीचर्स को स्पेलिंग नहीं आती, टेंस नहीं आता। आप बताइए, कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज धर्मशालाओं में चल रहे हैं, किराए के मकानों में चल रहे हैं। आप बताइए ना, आप बताइए इनकी चिरंजीवी योजना का 5 लाख से ऊपर कितनों को लाभ मिल गया, ये आज तक आंकड़ा दे पाए क्या? इनकी सारी योजनाएं धरातल पे नहीं है। नए जिले बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन जिलों का क्या आज वास्तविक क्या स्थिति है? 7 से 8 साल लगता है एक जिले को डेवलप होने में। आप बताइए, सिर्फ घोषणाएं करनी है। सही कह रहे थे हमारे विपक्ष के नेता, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने, राठौर साहब ने कहा कि ये सिर्फ प्रचार मंत्री हैं, सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देने का काम किया है गहलोत सरकार ने और कुछ नहीं किया, और राजस्थान की जनता को लूटा है, नारियों की सम्मान नहीं कर पाए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना करेंगे? ये महिला आरक्षण बिल की बात करने वाले, ना इनको संवैधानिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, और ना ही नैतिक और राजनीतिक अधिकार है। आपके पास सत्ता थी तब आप महिला बिल नहीं ला पाए। आज महिला आरक्षण बिल का कानून बनाने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर भारत में महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया, इज्जत कर गए, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बताइए, आप 60 साल आपने भारत में शासन किया, आपने क्या दी? गरीबी की बात करते हैं, हम कहते हैं गरीब हमारी सबसे बड़ी जाति है। जिस दिन हमने 13% से अधिक गरीबों को आपने देखिए मुख्य धारा में लाने का काम किया। आप बताइए, योजनाएं हम बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, किसी भी वर्ग की हो, सबको लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा मोटो ध्येय यही है, हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मोटो के साथ चलते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी विचारधारा है उसके साथ चलते हैं। आप बताइए, आपको मैंने कांग्रेस बोलने दिया नहीं, है, आगे भी मैं आपसे सवाल करूंगी। शिवराज सिंह चौहान जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आपकी मैनिफेस्टो क्या है? जो काम किया है वो काम हम जनता के सामने जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, रिएक्शन मैं आपको एक बार फिर से सुनाऊंगी। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे थे। शैलेंद्र जी, अपनी बातचीत को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक सवाल है मेरा। आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे थे आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आपको मैंने बोलने का मौका भी दिया, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है, ये मैं बार बार कहूंगी, योजनाएं हर सरकार लेकर आती है, हर बार लेकर आती है, इंप्लीमेंट होना चाहिए, इस पर नजर रहती है, और ये फैसला जनता करेगी कि उसको फायदा मिला कि नहीं मिला। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, कोई गुटबाजी नहीं है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही थी, आपने राजेंद्र राठौड़ को भी सुना था शुरू में जब ऐश्वर्य प्रधान उनसे बातचीत कर रहे थे, कि ये वो योजनाएं लेकर आए हैं जो सिर्फ सपने दिखाती है, हकीकत से उसके कोई ताल्लुकात नहीं है। पूनम जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे थे कि आज आचार संहिता लग जाएगी और लगने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर पाएंगे। हम साधुवाद करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हमने अंतिम वक्त तक, अंतिम मिनट तक जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखा। माननीय मुख्यमंत्री ने जो 3 जिलों की घोषणा की, राजस्थान में जो नए चुनावी योजनाएं भी कहते हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता जानती है कि कौन, अगर ये इन्हें कहना चाहिए कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, इन 3 जिलों का जो घोषणा की है, हम आते ही उनको निरस्त करेंगे। सरकार ने जो 10 गारंटी दी है वो गारंटी निराधार है, वो कोई मतलब नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं ये रेवड़ी है, हम उनको बंद करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता तो होना चाहिए, खाली घोषणाओं से कुछ नहीं होता। मैं तो ये कह रही हूं कि पूनम जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये घोषणाएं नहीं है, ये गारंटी है, गारंटी कार्ड दिए गए हैं। ये जो गारंटी कार्ड लोगों के जो हाथ में दिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती है, अंतिम दिन तक आपसे जनता की सेवा करें, और ये सेवा करने का संकल्प कांग्रेस का है और वो किए। पहले दिन से लगातार करते रहे। जो घोषणा पत्र हमने जो जनता की अदालत में बनाया था, उस घोषणा पत्र का हमने 98% वादे पूरे किए। 4100 के करीब हमने बजटीय घोषणाएं पूरी की, बजटीय घोषणाएं पूरी की। सुन लीजिए, देखिए मैंने बता दिया था, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, पत्र लेकर बाजरे का फसल बीमा इन्होंने दिया नहीं, हमने एमएसपी की बात करें, 750 किसानों को अकाल मौत किसने धकेला था। ये राजस्थान की जनता की भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पे बात नहीं कर पाएगी। जब हम मुद्दों पे बात करेंगे तब भारतीय जनता पार्टी इसमें व्यवधान डालेगी। बताइए, क्या इन्होंने बिजली की दरों को नहीं बढ़ाया जो वादा किया था? पूनम जी, ग्रीमा बनाए रखें,
पूनम जी, आप पूनम सुन जी, लेते हैं, पूनम शैलेंद्र जी, जी सुन लेते हैं पूनम आपसे, जी, हाँ। पूनम जी, नहीं, मैं झूठ कहना बोल चाहूंगा, रहे हैं मैं ना। कहना वही चाहूंगा, आपको पूनम जी, मैं आऊंगी, काउंटर शैलेंद्र जी कर रहा हूं कि पूनम जन जी। घोषणा पत्र की मुख्य मांगे तक इन्होंने पूरी नहीं की, राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। आप बताइए, ये गहलोत सरकार है, पूनम जी। ये खुद कह चुके हैं कि आखिरी समय तक हम घोषणा कर रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए, आपके पास मैं आऊंगी। पूनम जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये पढ़े लिखे हैं, उस घोषणा पत्र पे जो ये बात कर रहे हैं, जो किसान के कर्ज की जो बात कर रहे हैं, उस लाइन को पढ़ के सुना दें। ये नहीं सुना सकते आप, घोषणा पत्र इनसे लीजिए, आप सुना दीजिए, मुझे दीजिए, मैं सुना देता हूं। ये भ्रम, झूठ, निराधार, तथ्यहीन आरोप लगाने का काम करते हैं। राजस्थान के हमने 22 लाख किसानों का 15,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अवाप्ति से मुक्ति दिलाई। केंद्र सरकार को हमने बार बार पत्र लिखा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर 10% पे आपने किसान का सेटलमेंट किया, वो राजस्थान में क्यों नहीं? राजस्थान के किसानों के साथ में ये सौताला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं, किसानों की चर्चा करते हैं, किसानों के लिए 3 काले कानून लेके आए। कहां से बनाए थे? किन किसानों से चर्चा की थी? 750 किसानों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? केंद्रीय मंत्री का बेटा, जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देते हैं, वो हत्यारा बाहर घूमता है, वो हत्यारा बाहर घूमता है। किसानों ने मजबूरी किसानों की बात करते हैं, 19,300 जमीनें नीलाम हो गई, किसान भाइयों की आत्महत्या कर ली। ये किसानों के लिए जिस किसान का पोस्टर लगाया था, वो किसान क्या कर रहे हैं कि संपूर्ण दर्जा माफ हो जाएगा, अब बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रीय काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जब हम तथ्य रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार शैलेंद्र जी को बोलने मैं तो दीजिए। इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी को इन्होंने ज्ञान नहीं दिया था? अगर प्रवक्ता महोदय उनको ज्ञान दे देते, या हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह देते कि साहब हम तो राजस्थान में आप इस तरह की भाषा मत यूज करिए, क्योंकि हम तो सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा माफ कर सकते हैं। उन्होंने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनिए शैलेंद्र जी, 4 साल आप क्या कर रहे थे? आपकी क्या भूमिका थी? आज आप ये जो लेकर आए हैं, दिखा रहे हैं, क्या कर रहे थे? ये दिखा रहा है कि जो कह रहे हैं कि 98% घोषणाएं पूरी कर दी, ये गलत है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप भी जानते हैं चुनावी वक्त आ गया है, अगर इनकी घोषणाओं को आप चुनावी घोषणा कह रहे हैं, अंतिम वक्त में निकालेंगे कि कोई फायदा नहीं है कर्जा माफ। आप पहले क्या कर रहे थे? आपकी भूमिका क्या थी विपक्ष के तौर पर? नहीं, बताइए क्या नहीं किया हमने? आंदोलन किए, जन आक्रोश यात्राएं निकाली, परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली, हमने सरकार को घेरा। मुझे दिखा दीजिए, बता रहा नजर नहीं हूं। आ अरे बिल्कुल, आपको मैं बताता हूं। आप देखिए, हमने बड़ी से बड़ी सभाएं जयपुर में की हैं, और आपको पता होना चाहिए 25 जयपुर में हमने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। सुनिए, हर जिले में प्रदर्शन हुए। हमारे देखिए पेपर लीक, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, पेपर लीक हुआ रीट का, इन्होंने कह दिया गोविंद सिंह डोटासरा जी मुख्यमंत्री जी ने, नहीं हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, कितने कंटिन्यू करेंगे, इंतजार था इस बात को लेकर कि कब चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस करेगी। वक्त बिल्कुल कम है, हमें आप चर्चा कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेना है। आंदोलन किया, इनको ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। शैलेंद्र जी आपके पास ही लौटेंगे वापस, लेकिन इंतजार इसी बात को लेकर था कि कब घोषणा हो जाए कि चुनाव कब होने हैं, क्योंकि अंतिम वक्त आ गया है, सिंहासन की तैयारी है, राज्यपाल की तैयारी है, रणभूमि तैयार है। अब देखना होगा कौन सिंहासन पर बैठता है, ये फैसला तो जनता करेगी, जो कि 3 दिसंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। एक छोटा सा